फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर नैनीताल से है। सरोवर नगरी व उसके आसपास मौसम की सटीक भविष्यवाणी साबित होती नजर आई है। जहां मैदानी व तराई क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं कुछ दिनों से नैनीताल व उसके आसपास बहुत ज्यादा गर्मी का आलम दिखाई देने लगा था और साथ ही आज सुबह से ही आसमान में घने बादल मंडरा रहे थे, जिसके चलते बारिश की बौछारें पड़नी शुरू हो गई, जिससे मौसम में थोड़ा परिवर्तन नजर आने लगा है और कुछ जगह हल्की हल्की ठंड महसूस की जाने लगी है। यहाँ बता दें कि इस बार अधिक बारिश न होने के कारण झील का पानी कम होता जा रहा है और साथ ही बारिश पड़ने से जहां मैदानी व तराई क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीदें जताई जा सकी है, वहीं नैनीताल में भी झील का पानी बढ़ने की उम्मीदें हैं। अगर अच्छी खासी मूसलाधार बारिश होती है तो बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। राजधानी देहरादून में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत रायवाला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने क्षेत्र में हुई कई स्कूटी चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को चोरी की स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला है। कोतवाली प्रभारी प्रशिक्षु IPS प्रियव्रत जोशी ने बताया है कि बीते 17 अप्रैल को खैरी खुर्द रायवाला निवासी दीपिका रयाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 16 अप्रैल को उनके घर के बाहर से उनकी स्कूटी चोरी हो गई है। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास CCTV फुटेज खंगाले गए और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया है और आज चेकिंग के दौरान नेपाली फॉर्म के पास से ही रोहित गर्ग निवासी यमुनानगर हरियाणा को चोरी की स्कूटी के साथ दबोच लिया गया है। आपको बता दें, पूछताछ में आरोपी ने जो खुलासा किया वह चौंकाने वाला है। आरोपी रोहित ने बताया कि शिकायतकर्ता के घर के बगल में ही उसका ससुराल है। कुछ समय पहले उसका बच्चा खेलते हुए वादिनी के घर पर चला गया था, जिसे वादिनी की सास ने डांटकर भगा दिया था। इसी बात की रंजिश रखते हुए उन्हें सबक सिखाने के लिए रोहित ने ये आंगन में रखी चाबी उठाई और स्कूटी चोरी कर ली। सरोवर नगरी से दूर भीमताल व जोली, जहां वन्यजीव हिंसक ने कई लोगों को घायल व मौत के घाट उतार दिया था। देर रात एक भीमताल मार्ग में दोपहिया वाहन की लपेट में आ गया है, दूसरा जोली के आसपास पिंजरे में कैद हो गया। आपको बता दें, कुल मिलाकर 3 वन्यजीव हिंसक अभी भी तक पकड़ में नहीं आए हैं और साथ ही खुटानी इलाके में एक तेज रफ्तार बाइक और सड़क पार कर रही वन्यजीव के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वन्यजीव बाइक से पुर्जों में ही फंस गए। सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोपहिया वाहन में सवार युवक जा रहा था, तभी अचानक वन्यजीव झाड़ियों से निकला और सड़क पर आ गया है और साथ ही 2 पहिया वाहन से टकराया है और साथ ही पहियों में फंस गया, जिससे गांव में वन विभाग की टीम ने वन्यजीव को कब्जे में लेकर रानी बाग रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है। वहीं दूसरी जगह ज्योली के आसपास भी वन्यजीव हिंसक पिंजरे में कैद हो गए। हरिद्वार में जिला योजना समिति की बैठक उस वक्त तीखे टकराव में बदल गई है जब बैठक की शुरुआत होते ही कांग्रेस और बसपा के विधायकों ने विरोध का मोर्चा खोल दिया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के सभागार में पहुंचते ही विपक्ष विधायकों ने टेबल पर रखी बुकलेट उठाकर फेंक दी और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी है। कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत, रवि बहादुर और बसपा विधायक शहजाद अली समेत कई जनप्रतिनिधियों ने बैठक की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे जनहित से भटककर ठेकेदारों के हितों की बैठक करार दिया है और विपक्ष का आरोप है कि विकास योजनाओं में पारदर्शिता नहीं है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय को दरकिनार किया जा रहा है। बसपा विधायक ने भी खुलकर कांग्रेस का समर्थन करते हुए बैठक के तरीकों को गलत ठहराया है। हंगामे के चलते कुछ समय के लिए बैठक की कार्यवाही प्रभावित रही और प्रशासनिक अधिकारियों की स्थिति संभालने में कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। इसी बीच कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में बैठक जारी रही है, जिसमें भाजपा के विधायक और जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद रहे हैं। क्षेत्रफल और यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उसके बाद भी जो है चीजें खराब की जा रही हैं। रिपीटिव रिमाइंडर के बाद भी आज भी जो है अधिकारियों के और जो है हमारे जो प्रभारी मंत्री उनके कान पे जू नहीं रही है, तो कोई मतलब नहीं था, इसलिए मीटिंग का बहिष्कार किया गया। हमारे सीनियर विधायक सब उठ के आ गए, उनके पीछे हम भी आ गए हैं। ये मजाक हो रही है ना, जनता की गाड़ी कमाई के साथ आप जो है इधर उधर की हरकत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो मैं ही अपनी बात कह के आ गई। उसमें इस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। आप ये देखिए, सिर्फ मात्र 2 या 3 सड़कें देकर ये अपना पल्ला इन्होंने झाड़ दिया। स्वास्थ्य की समस्या थी, शिक्षा की थी, हमसे खेल का मैदान के लिए गए और इतने कॉल्स क्यों कर रहे थे? ये हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे थे? इसका प्रस्ताव दीजिए, उसका दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। मैंने तो लाइट्स की प्रायोरिटी दी थी, मैंने स्वास्थ्य की दी थी, लालढांग के स्वास्थ्य केंद्र को इसको पूरा सुदृढ़ीकरण कीजिए। मैंने शिक्षा की दी थी, 3 स्कूल्स के
दी थी उसमें एक आंगनबाड़ी भी था, कहीं पर नहीं है, बिल्कुल शून्य बट्टे सन्नाटा है। लगभग आपके हिसाब से कितने का बजट दिया गया था, कितने का? 14 करोड़ का इन्होंने पूरा बजट पारित किया, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। किनको दिया है? और जो फाइल है, जो बुकलेट इन्हें छापी है, हमारा साफ मांग है जिला प्रशासन से कि उसके आगे स्पष्टीकरण करें कि किस पदेन सदस्य के वो प्रस्ताव हो, या सिर्फ ठेकेदारों को ये दिया गया बैकडोर। ये किसी की भी बैठक है, कुछ की नहीं है, ये ठेकेदारों की बैठक हो गई, बस ठेकेदारों की बैठक है। ठेकेदारों की बैठक से क्या? देखो नाम ये तो बिल्कुल वही स्पष्टीकरण देंगे। एक बात बताइए, बुकलेट है, दिखाइए, दिखाओ शाह, बुकलेट दो, ये बुकलेट है। एक बात बताइए, इसमें कहीं पर भी नाम लिखा है? किसका है? किस सदस्य का? ये किस सदस्य के कहने पर एक नाकाम चढ़े? तो ये स्पष्ट होने चाहिए और मांगे स्पष्टीकरण मांगे जिलाधिकारी से। आप बैठेंगे यहाँ पर किस प्रकार से? बिल्कुल बैठेंगे, इसको स्पष्ट करना पड़ेगा। हर बार का ही नाटक हो गया और इस बार इंतहा हो गई है। ना स्वास्थ्य में रखा गया, ना शिक्षा के रखा गया है, ना सिंचाई, कुछ भी नहीं रखा गया है, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। मंत्री जी कह रहे थे बैठ जाइए, कुछ उचित होगा तो। बैठने से क्या फायदा? हमेशा बैठ के ही सब कुछ हो जाएगा क्या? जनता बैठ के खुश हो जाएगी क्या? हमारे जनता को तो काम चाहिए। मुझे ये बताइए, ठीक है, आप सड़कों के नहीं दे सकते, आपने सड़कों का जिसको दे दिया, आप स्वास्थ्य में दे देते, आप शिक्षा में दे देते, आप नलकों में दे देते, किसी में तो देते, लाइट्स को दे देते। मेरे क्षेत्र में तो जंगली जानवरों से कितना प्रभावित होती, मैं तो जिलाधिकारी से स्वयं कहा था कि आप मुझे 40-50 लाइट्स दे दीजिए, मुझे सड़क नीचे लाइट्स दे दीजिए, मेरे क्षेत्र में कम से कम जनजीवन को बचाया तो जा सकेगा। लाइट्स होंगी जहाँ अंधेरा है, कहीं पर कुछ नहीं है, जीरो है। योजनाओं का लगातार विरोध किया जा रहा है, तो बिल्कुल, क्या मानते हैं किस प्रकार? योजनाओं का विरोध नहीं है, बंदर बाट का विरोध है। आप लोगों की योजना जो आप लोगों ने आज विरोध नहीं, अनदेखा किया जा रहा है साफ तौर पे जिला प्रशासन क्या इसको स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये काम किन पदेन सदस्यों के कहने पर है। और अगर ऐसा है तो ये मीटिंग का ड्रामा कर क्यों रहे हैं? करेंगे क्यों? बहुत सीधी सी बात है यार, विधायक है, विधायक को पता है कहाँ जिला योजना लगानी है, कहाँ राज्य योजना लगानी है, कहाँ विधायक निधि लगानी है, कहाँ दूसरी योजनाएं लगानी है। आज चीजें खराब क्यों की जा रही है? हम क्यों तड़प रहे हैं? लालकुआं क्षेत्र के आसपास में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते दिनों भाकू के हमले में आपको बता दें कि एक जगह पर भालू के हमले में मारे गए व्यक्ति के बाद आज तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टांडा रेंज शाह पठानी खत्ते में एक जंगली हाथी ने 2 लोगों को कुचल दिया है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार, डीएफओ और साथ ही एसडीओ, रेंजर, इंस्पेक्टर की टीम मौके पर पहुंच गई और साथ ही मृतकों में एक की पहचान 75 वर्षीय बांधो प्रजापति निवासी झारखंड के रूप में ही हुई है, जो लोगों के खेतों में चौकीदारी का कार्य करता था। वहीं दूसरे मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। हालांकि बताया जा रहा है कि वह मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। और यहाँ उत्तरांचल में रहते थे और यहाँ पर 7-8 साल यहाँ हो गए। पहले वन विभाग में यहाँ काम करते थे, 2.5-3 लाख रुपए इनका फंसा हुआ था। इस कारण ये कहीं जाते नहीं थे, यहीं रहते थे कि पैसा मिल जाएगा। तो रात यहाँ हाथी आया था, गांव वालों ने सबने देखा था और हाथी ने अटैक किया इनको और दो लोगों को जान से मार दिया। सब टूट गए हैं और हाथी ने इनको अटैक किया है। इनकी उम्र ऐसी 75 साल है आधार कार्ड के हिसाब से। इनका क्या नाम है? इनका नाम है, ये हमारे रिश्तेदारी में लगते हैं। मौके पर हमें जो है पहले हमें सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल रूम से करीबन 9 बजे के करीबन। तो उसके बाद हम अपने तहसील से सीधे हम मौके पर पहुंचे जहां घटना हुई। हमें हाथी से जो है 2 लोगों की जो कुचला गया, जो मर गए हैं, उनकी सूचना प्राप्त हुई, जिससे हम मौके पर है अभी। वर्तमान यहाँ पर सभी विभाग के, पुलिस विभाग, वन विभाग सभी यहाँ उपस्थित है, जिस पर उन्होंने अपने स्तर से कार्रवाई किया उनके अपने स्तर से। तो अब कार्रवाई जो है पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद हम अपने तहसील की ओर जा रहे हैं। मुआवजे के लिए जो है ये वन विभाग के एरिया में उसका जो है वो वन विभाग के अंतर्गत आता है। वो मुआवजा उन्हीं स्तर से दिया जाता है। हमारी तरफ से केवल सूचना दी जाती है। जो भी होगा, अगर कोई ऐसी वो होगा तो हम भी अपने सर जो हमें आदेश होंगे उसके अनुसार जो भी होगा वो मुआवजा देंगे या नहीं देंगे वो।
रुड़की के मंगलौर में हाईवे के पास स्थित मस्जिद के पीछे काफी समय से चल रहा तालाब के विवाद को लेकर डीएम के आदेश के बाद आज अतिक्रमण की शिकायत पर मंगलौर पहुंची तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही किया है निरीक्षण। आपको बता दें कि मंगलौर में शिकायतकर्ता के द्वारा एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें जिलाध्यक्ष के आदेश के बाद रुड़की तहसील प्रशासन की टीम में पुलिस फोर्स के साथ मंगलौर अवैध अतिक्रमण और साथ ही तालाब की पैमाइश करने पहुंची थी। वहीं स्थानीय दुकानदार अमित धीमान के द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति जो कि थितकी गांव निवासी के द्वारा बार बार शिकायत करके हमें परेशान करने का काम किया जा रहा है और पिछले 1 वर्ष में मामला चल रहा है। और उन्होंने कहा है कि हमारे द्वारा किसी सरकारी भूमि पर जो कब्जा हमारे द्वारा नहीं किया गया है और अगर कोई सरकारी भूमि पर कोई कब्जा पाया जाता है तो प्रशासन को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने आप ही हटा लेंगे। वही समाज सेवी एडवोकेट आमिर कलीम अंसारी ने कहा कि प्रशासन सिर्फ एक व्यक्ति की सूचना पर पूरी पुलिस फोर्स के साथ जाते हैं की जगह पर काबिज है, जिसमें कार्रवाई चलते हुए आज आप ये मान के चलिए कि पूरा 1 साल और 2 महीना बीत चुका है, जिसमें हमारे सरकारी विभाग के लोग किसी नतीजे पर नहीं हैं। इसका नतीजा भी हमने खुद ही निकाला और कल हमने खुद तालाब की पैमाइश कराई है। जो तालाब जो है सरकारी ज़मीन और सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से कुल 10 बीघे का आपका इनका जोड़ है हमारी सरकार का, लेकिन मौके पे कल सैटेलाइट पैमाइश कराने के बाद जो पैमाइश निकल के आती है वो 18 बीघे से ज़्यादा है। हमारा सरकार से सवाल है, जब 18 बीघे मौके पे आपकी ज़मीन पड़ी है तो अतिक्रमण साबित कहाँ होता है, जिसके एवज में इन्होंने पिछले 1 साल से हमारे ऊपर कार्रवाई चला रखी है। इसके एवज में इन्होंने आज हमें 29 तारीख के लिए नोटिस दिया था कि ये लोग आएंगे और हमारा अतिक्रमण तोड़ेंगे। उसके लिए उन्होंने पूरा पुलिस बल बॉस बुलाया हुआ है, इसकी सूचना हमें पहले से दी हुई है। हमारी इनसे पहले भी रिक्वेस्ट रही है कि हमारे पास कोई अतिक्रमण नहीं है। देखिए, पुलिस बल का कोई ऐसा औचित्य नहीं होता है। पुलिस बल तब तैनात किया जाता है जब वहाँ झगड़े की आशंका हो, तो शायद सूचना दी गई हो कि भाई वहाँ पे झगड़े की आशंका है, जबकि ऐसा कोई यहाँ पे माहौल नहीं है। जोड़ नापने आए हैं प्रशासन, जितना जोड़ शजरे में मौजूद है उस हिसाब से प्रशासन अपना जो तालाब है वो पूरा करे और नाप के अपना जाए। अगर किसी का अतिक्रमण उस पर है तो उसको हम खुद खड़े होकर हटवाएंगे, उसमें पुलिस बल की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी नपाई नहीं हुई है, आज शुरू कर रहे हैं जी, तो अभी हो जाएगी और रिपोर्ट भी उसकी जल्दी आ जाएगी। ये तो मुद्दा है कि शिकायतकर्ता जो हैं वो गुमराह कर रहे हैं प्रशासन को, गलत शिकायत दे रहे हैं, बिना तथ्यों की शिकायत है। और फिर प्रशासन के इतना गुमराह कर दिया कि पुलिस बल पूरा यहाँ पे तैनात है, रुड़की थाने तक का। तो ये मशीनरी ऐसी नहीं आती है, सिर्फ एक झूठी शिकायत के आधार पर इतना पूरा प्रशासन यहाँ पे आगे खड़ा हो गया। तो मेरा तो ये कहना है, जो शिकायत करता है अगर उसके तथ्य सही पाए जाएं तो अपनी पूरी करें तालाब, अगर उसके तथ्य गलत पाए जाएं तो प्रशासन उस पर मुकदमा करे। तालाब की जमीन 10 बीघा शजरे के हिसाब से जो भी निकलती होगी, हम तो शजरे पे चल रहे हैं ना भाई। रेवेन्यू रिकॉर्ड जो कह रहा है उसके आधार पे तालाब जितना बैठ रहा है उतनी अपनी पूर्ति करे प्रशासन। 1 इंच भी अगर अतिक्रमण होगा तो हम खुद खड़े होकर हटवाएंगे, उसमें तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जिसके कागजात सारे मेरे पास है, इसी से मैंने जो है कुछ ज़मीन में, ये ज़मीन जो है मैंने मस्जिद में दी थी। उस टाइम भी सब सरकारी आदमियों ने इसकी पैमाइश की थी, पैमाइश करके ही ये मस्जिद तामीर हुई थी। तो मेरा ये कहना है कि जहाँ पे मैं काबिज हूँ वो मेरी ही ज़मीन है, यही इसके लिए मैं न्याय चाह रहा हूँ। मेरी जितनी भी नाप दी जाए और जितनी मेरी कागजों में वो मुझे छोड़ के जो भी है आप अपनी ले लें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है जी। हमें नाप के कोई डॉक्यूमेंट इन्होंने हमें नहीं अब तक नहीं दिया है। अधिकारियों ने कोई डॉक्यूमेंट हमें ये नहीं दिया कि यहाँ तक आपके अतिक्रमण है या नहीं है। हम तो अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। अब वो मैंने कहा इतना हमारा रकबा है, ये आप हमें दे दीजिए और जहाँ भी हमें बता दीजिए, हम अपना आप ही हटा देंगे इसको। अब ये तो कोई पूछता नहीं है। मान लीजिए आप जब ये कह रहे हैं कि हमारा तालाब एक्वायर किया हुआ है इन्होंने और वो तालाब की ज़मीन ज़्यादा बैठ रही है, तो फिर हमने कहाँ किया है बताइए आप? अतिक्रमण कहाँ है फिर बताइए आप? हम ये कह रहे हैं अपना तालाब आप नापिए, आपका तालाब पूरा हो जाता है तो आप छोड़िए बस। आप चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हरिद्वार में बनाए गए यात्री पंजीकरण केंद्रों की व्यवस्थाओं को लगातार परखा जा रहा है और इसी कड़ी में जनपद प्रभारी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ऋषिकेश ऋषिकुल मैदान स्थित पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में बने पंजीकरण केंद्र में पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्था की बारीकी से उन्हें परखा है और मंत्री ने साफ कहा कि चारधाम यात्रा
यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी मूलभूत सुविधाएं चाक चौबंद रहें और पंजीकरण केंद्र पर तैनात कर्मचारी श्रद्धालुओं से सौम्य व्यवहार किया जाए। तीर्थ यात्रियों की सुविधा हमारी प्राथमिकता है और साथ ही अब तक लाखों श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं और बड़ी संख्या में भक्त चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। 4,07,961 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। यमुनोत्री में 57,704, गंगोत्री में 57,863, केदारनाथ में 2,07,452, बद्रीनाथ में 84,942। ये कुल मिलाकर 4,07,961 लोगों ने चार धाम में दर्शन प्राप्त किए हैं। इसके साथ साथ 24,68,132 यात्रियों ने ऑफलाइन ऑनलाइन अपना पंजीकरण कराया है। तो हमारी यात्रा बड़े सुगम, सरल और बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। मैं सभी दर्शनार्थियों से प्रार्थना करूंगा कि यात्रा में सम्मिलित होकर। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी की हसीन वादियों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का पहुंचने पर नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने उनका स्वागत व अभिनंदन किया है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करी है। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है और ससुराल वालों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतका की पहचान सौर बाजार थाना क्षेत्र के कढ़ैया पंचायत अंतर्गत कचरा वार्ड संख्या 10 निवासी राजा कुमार की 28 वर्षीय पत्नी निमक कुमारी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि निमक कुमारी 3 बच्चों की मां थी, जिसमें से 7 वर्षीय पुत्री स्मृति कुमारी, 6 वर्षीय जिया कुमारी और 2 वर्षीय पुत्र प्रसिद्ध राठौर शामिल है। घटना शनिवार रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है और साथ ही ससुर नाथन शाह के अनुसार उनका छोटा बेटा मृतक से नाश्ता मांग रहा था। इसी दौरान निमक कुमारी रसोई में गई, जहां वह अचानक गिर गई। काफी देर तक बाहर नहीं आई और नहीं आने पर परिजनों ने खोजबीन की, तब वह घर के अंदर गिरी हुई अवस्था में मिली है। शोर मचाने पर आसपास के लोग भी जुट गए। हालांकि मायके पक्ष ने इस घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष द्वारा साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जा रही है। मायके वालों ने बताया है कि निमक कुमारी ने करीब 8 वर्ष पूर्व राजा कुमार से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों के बीच बच्चे हुए हैं, 2-3 बच्चे। और मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि राजा कुमार का किसी अन्य महिला से संबंध था। वह लगातार मायके पक्ष से पैसे की मांग करता था। मटकोर करने के लिए तो घर से निकल के वो हमारी बहू पुतहू यहाँ आ गया देखने के लिए। वो देखते रह गया। हम कपड़ा बदल के नहा सुना करके फिट हो गया। उधर से जब हम आए तो इधर से ये जा रहा था, तो अंगना गया तो हमारा छोटका लड़का था घर में। वो बोला कि भाभी हमको नाश्ता कराइए। भाभी ने उसको बताया, मेरा पुतहू, जो आज भोज का निमंत्रण है, आज भोजे चलेगा तो नाश्ता हम करवा देते हैं। वहाँ से आकर के फिर दुकान से दाल बूट ले गया, चूड़ा ले गया, एक ठो प्याज लाया और उस भंसा घर में थरिया बर्तन था, वहाँ गया लेने के लिए। अब वहीं गिर गया तो हम तो वहाँ चले गए भगत में, और बाकी आदमी सब डीजे देखने के लिए नदी तक चला गया, बच्चे बुच्ची सब। अच्छा, मौत कैसे हुई होगी कुछ तो जानकारी? हाँ, वो गिर गया। गिरते हुए पर हम लोग जब खोज किए तब क्या घटना हुई है? घटना की मौत हो गई है बहन। अच्छा, कैसे मौत हुई? मौत हुई, हम लोग को सूचना नहीं मिला था। सूचना हम लोग अपने बगल में को बोला तो आए, तो यहाँ देखे तो मौत पड़ी हुई है। क्या लगता है आपको कैसे मौत हुआ? मौत हुआ होगा, उससे पहले दहेज का डिमांड था, दहेज पूरा नहीं हो गया इसीलिए मौत कर दिया। बोल रहा था दहेज दो नहीं तो मौत कर देंगे। कौन मारा होगा आपको पता होगा? महाराज जियाजी ही हमको फोन करके बोल रहा था जी तुम पैसा दो। उसको पैसा दिए, उसके बाद बोल रहा था हमको बुलेट गाड़ी दो। बुलेट गाड़ी हमसे नहीं हो पाएगा तो बोल रहा तुम बहन से हाथ धो लो, बहन को नहीं देंगे जाने के लिए। बहन को हमसे बात भी नहीं देती थी करने के लिए। बात करेगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। 8 दिन पहले ये बात बोली थी, आज मर गए। कहने का मतलब है उनके पति द्वारा उनकी हत्या की गई जी, पति और उसमें सब परिवार का हाथ है। उसे इससे पहले फोन की थी जियाजी जी हम तुमको मार देंगे, तुम्हारी बहन को। तुम आए, उसके परिवार वाला को बोले, जैसे ऐसे ही फोन करके हमको धमकी दे रहा था। उसका परिवार वाला बोले जो उनके बेटा मेरे बस में न है, तो बेटा जाने बेटा का अथी जाने। परिवार वाला को बोले, परिवार वाला इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। खबर जमुई
जमुई से ही जमुई जिले में स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाहरणालय के सभा कक्ष में सोलर ऋष और साथ ही ऋण मेला का भव्य आयोजन किया गया। जिलाधिकारी श्री नवीन ने आयोजित किया गया द्वारा अग्नि ज्योति प्रज्वलित कर मेले का आगाज करते हुए कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में जमुई जिले का हर घर चमकेगा और साथ ही लोग बिजली बिल के भुगतान से निजात पाएंगे। वहीं पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। स्वच्छ ऊर्जा से स्वजन और साथ ही ज्यादा सेहतमंद होंगे। सोलर ऋण के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और साथ ही बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, इंडियन बैंक, केनरा बैंक सहित अन्य बैंक आसान ब्याज पर ऋण देंगे और साथ ही सरकार रूफटॉप सोलर पैनल हेतु बम्पर सब्सिडी भी देगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व में लंबित एक तकनीकी कारणों से रद्द किए गए ऋण आवेदन में सुधार कर उन्हें शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की दिशा कगार पहल करे। और साथ ही एडीएम रविकांत सिन्हा ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य, इसका ध्येय देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, साथ ही हमारा आधार ऊर्जा वनित बिहार के सपने को साकार भी करना है। झालावाड़ पिड़ावा थाना क्षेत्र के कोटड़ी गांव में एक विवाहिता घर पर घुसकर उस पर हमला किया गया। करीब 1 दर्जन लोगों ने लाठियों से पीटकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। विवाहिता को उपचार के लिए एसआरजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती विवाहिता उसकी बेटी ने आज सुबह बताया कि देर रात गाँव के ही एक युवक ने विवाहिता को फोन किया था और युवक ने उससे एक रात साथ गुजारने की कीमत पूछी थी। विवाहिता ने कहकर फोन काट दिया है कि वह दोबारा इस तरह का फोन ना करे। इसके बाद युवक ने अपने एक साथी को विवाहिता के घर भेजा और साथी ने विवाहिता को 2000 रुपए लेकर साथ चलने के लिए कहा है। इससे नाराज होकर विवाहिता युवक के घर गई और वहां उसके साथ मारपीट की है। इस घटना के करीब 1 घंटे बाद युवक अपने परिजनों और साथियों के साथ विवाहिता के घर पहुंचा। उसने विवाहिता को लाठियों से जमकर पीटा है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। हमले के बाद विवाहिता की बेटी उसे 108 एम्बुलेंस से जिला एसआरजी हॉस्पिटल लेकर आई है। बेटी ने बताया कि उसके पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ है और वे दोनों मां बेटी घर में अकेले रहती हैं। डग पुलिस ने मंदिर में दान पेटी चोरी के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपी गोपाल सिंह पुत्र मांगू सिंह लोधी उम्र 34 साल निवासी टोकड़ा थाना बड़ौद जिला आगर मालवा मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया है। 27 अप्रैल को कस्बा डग के मनसापूर्ण गणेश मंदिर से स्टील की दान पेटी चोरी हो गई थी और पुजारी हरिओम व्यास ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुबह पूजा के समय दान पेटी सुरक्षित थी, लेकिन दोपहर 3 बजे गायब मिली है। एसपी अमित कुमार के निर्देश में थाना अधिकारी भंवर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। 28 अप्रैल को पुलिस ने आरोपियों को डग डोबड़ा रोड पर ताखा जी मंदिर के पास से दबोच लिया है।
भरतपुर राज परिवार की ऐतिहासिक विरासत मोती महल के गेट को क्षतिग्रस्त कर रियासत कालीन झंडा लगाने के चर्चित मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मनुदेव सिंसनी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, आरोपी को आज ACJM कोर्ट में पेश किया गया है और जहां से अदालत ने उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। और साथ ही CO सिटी नरेंद्र कुमार ने बताया है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और भरतपुर राज परिवार के सदस्य विशेंद्र सिंह ने के पुत्र अनिरुद्ध सिंह की ओर से मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज कराया गया था। शिकायत में आरोप लगाए गए थे कि मनुदेव सिंसनी की मोती महल के पीछे स्थित ऐतिहासिक गेट को कार से टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी है। इसी दौरान सूचना मिलने पर नदबई थाना पुलिस की भारी जाब्ते के साथ दबिश देकर मनुदेव सिंसनी को हिरासत में लिया गया। बाद में उसे गिरफ्तार कर भरतपुर लाया गया है। चंपल नदी घटोद में नहाते समय मगरमच्छ का हमला हुआ है। घटोद नदी मुरलीधर गुर्जर को ले गया नदी में और साथ ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं। तलाश युवक की हुई है। खबर कोटा से है, जहां शहर में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक की भीषण गर्मी और हीट वेव के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बुधवार को कोटा में मौसम का मिजाज बदला नजर आया। दोपहर बाद आसमान में घने बादल छा गए और तेज गर्जना के साथ कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने पहले ही आंधी और साथ ही बारिश की संभावना जताई थी, जो अब सटीक साबित हो रही है और तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आमजन में राहत की सांस ली है। फिलहाल बदलते मौसम के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। खास तौर पर आंधी तूफान के दौरान खुले स्थानों पर से दूर रहने और सुरक्षित रहने की सलाह भी दी गई है। सीमलवाड़ा में कांग्रेस का प्रदर्शन, राधा मोहन अग्रवाल का पुतला फूंका गया है। सीमलवाड़ा में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट के खिलाफ भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल की कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर सीमलवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर नजर आए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राधा मोहन अग्रवाल का पुतला दहन किया है और जमकर नारेबाजी भी की है। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, महिला कांग्रेस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान ऑल इंडिया महिला कांग्रेस विधिक कोऑर्डिनेटर और पूर्व प्रधान निमिषा भगोरा और साथ ही ओबीसी कांग्रेस प्रदेश सचिव सुरेश भाई सहित कई लोग मौजूद रहे। पंचायती राज जिला अध्यक्ष रुपेन जी बगुरा के नेतृत्व में आज हमने जो बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन जी अग्रवाल है, इन्होंने हमारे राजस्थान के नेता और एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय सचिन पायलट के खिलाफ जो अनगलत बयान दिए, जो वो काफ़ी निंदनीय है और वो सब अशोभनीय है।
और इनको शर्म आनी चाहिए। भाजपा के जो नेता हैं वो हमेशा हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अलग बयान करते रहते हैं, चाहे वो हमारे नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, उन्होंने क्या किया वही कहते रहते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो एक कुछ विकास नहीं कर पा रहे, इसलिए अनगलत बयान करते रहते हैं। और हम कांग्रेस पार्टी, हमारे सचिन पायलट जी जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, हमेशा गरीब पिछड़े वर्ग को देखा है, महिलाओं को देखा है, हमेशा इनकी आवाज़ उठाते हैं। ऐसे हमारे सम्मान्य सचिन पायलट के खिलाफ जो ये प्रभारी मंत्री ने जो बयान दिया वो काफ़ी निंदनीय है और राजनीति में बहुत ही इनका ये निंदनीय बयान है जिसकी हम निंदा करते हैं। वो हमारे सचिन पायलट साहब के सामने घुटने टेक के और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे, यही हम सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का यही निवेदन है। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में फैली सीता माता सेंचुरी जो दुर्लभ वन्य जीवों और साथ ही बहुमूल्य वन संपदा के लिए देश भर में जानी जाती है, एक खतरनाक कुप्रथा की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। दरअसल क्षेत्र में प्रचलित एक मान्यता के तहत अपनी मनोकामना पूरी होने पर आपको बता दें कि सीता माता को चुनरी ओढ़ाने के नाम पर पूरे पहाड़ और जंगल में आग लगा देते हैं और ये आग की चुनरी अब जंगल के लिए अभिशाप बनती जा रही। हालांकि यह है कि गर्मी बढ़ती की सेंचुरी में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। वन विभाग के लिए यह स्थिति बड़ी चुनौती बन चुकी है। आग बुझाने के लिए वन कर्मियों को दिन रात कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। खासकर रात के समय लगने वाली आग पर काबू पाना भी मुश्किल हो जाता है। और उप वन संरक्षक चित्तौड़गढ़ मृदुला सिंह ने स्पष्ट कहा है कि यह परंपरा अब कुप्रथा का रूप लेती नजर आ रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि श्रद्धा के साथ चुनरी चढ़ानी है तो वास्तविक चुनरी ही चढ़ाएं, ना कि जंगलों की आग के हवाले उन्हें किया जाए। मैं बताना चाहूँगी कि सीता माता सेंचुरी में पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि आग के जितने इंसिडेंसेस आ रहे हैं इसमें तादाद में कई बार बढ़ोतरी भी देखी गई है। इस बार पिछले बार से कम आग लगी हुई है। इसके कुछ कारण हैं आग लगने के सीता माता में। पहला तो है, जैसे हम सभी जानते हैं कि नेचुरली आग लगना, क्योंकि ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, शुष्क टाइप की यहाँ की ज़मीन है, पत्ते झड़ जाते हैं तो इनमें कई बार अपने आप घर्षण होके इसमें आग लग जाती है। पर जो नेचुरल आग है वो मैं कहूँगी कि 100 में से 5 से भी कम ऐसी आगें होती हैं जो नेचुरल तरीके से लगती हैं। हाउएवर जो 100 में से 95 आग बच गई ये पूरी ही मैनमेड तरीके से है। सीता माता में कुछ ऐसे प्रचलन हैं जिसकी वजह से वहाँ पे आए दिन आग लगती रहती है। इनमें पहला प्रचलन है कि वहाँ पर महुआ जो फल होता है वो ये सीज़न है महुआ फल के आने का, तो लोगों में महुआ फल का कलेक्शन काफ़ी प्रचलन में है। तो इसमें कि वो जो फल है उसको आसानी से वो कलेक्ट कर पाएँ, इसके लिए वो कई बार कोशिश करते हैं कि पेड़ के नीचे जो ज़मीन है जहाँ पे पत्ते फैले हुए हैं
उस ज़मीन को वो पहले साफ़ करके उसको जला देते हैं, और वो जलाने के बाद जब ज़मीन साफ़ हो जाती है तो उसमें वो फल को इकट्ठा करने में उनको आसानी होती है। तो एक बार वो फल को इकट्ठा तो कर रहे हैं, पर कई बार ये आग रुकती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतने जो ड्राई पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, उनमें ये फैलते हुए पूरे जंगल में लग जाती है। पहला तो है ये महुआ कलेक्शन, और दूसरा प्रचलन जिसकी वजह से ज़्यादातर यहाँ पे आग लगती है वो है वहाँ का एक ट्रेडिशन, जिसको कहते हैं कि वहाँ पे वो सीता माता के नाम पे जंगल है और लोग उस पर चुनरी उड़ाना कहते हैं। चुनरी उड़ाने का मतलब है कि जब आप कोई प्रेयर करते हैं माता को, और वो प्रेयर अगर आपकी फुलफिल हो जाती है तो आप माता को चुनरी उड़ाते हैं, और ये चुनरी फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है, आप वास्तविक चुनरी नहीं उड़ाते हैं, आप आग लगा देते हैं, और इस तरह से आग कि पूरे जंगल में वो आग एक चुनरी है। तो इससे ये चुनरी उड़ाने से आपका यही तात्पर्य रहता है लोगों का कि वो पूरे में आग लगा देते हैं, जिससे माता को वो धन्यवाद करना चाहते हैं। पर इसमें मुझे सबसे यही निवेदन है कि अगर आपको चुनरी उड़ाना है, आपकी मान्यता अगर सीता माता पूरी कर रही हैं, तो हम सबको ये समझना है कि सीता माता एक देवी हैं, और जो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य है ये देवी का स्थान है, और यहाँ पे जो भी जीव जंतु हैं ये देवी के खुद के बच्चे हैं। तो हमारा ये दायित्व होना चाहिए कि वहाँ पे जितने जीव जंतु हैं हम उसकी रक्षा करें, ना कि उनका पालन करें। अगर आपकी कोई मुराद पूरी हुई है तो आप वहाँ पे बेहिचक वहाँ पर आप चुनरी उड़ाइए, पर आप असली चुनरी उड़ाइए। आप आग लगा के वहाँ के जीव जंतुओं को, पेड़ों को नुकसान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे सीता माता की जो हमारी यादें हैं, जो उनसे लगाव है, वो उसको हम सभी को बहुत आहत पहुँचती है। खबर कोटा से है, जहां अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी के आरोपी दीपक को 7 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माने की सजा मिली है। प्रकरण में कुल 11 गवाह लेखबद्ध करवाए गए हैं और कुल 67 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। अभियुक्त 7 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है। राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि इस बार का मतदान बदलाव का संकेत दे रहा है। उन्होंने दावा किया है कि बंगाल की जनता परिवर्तन के पक्ष में वोट दे रही है और इसका परिणाम भाजपा के पक्ष में ऐतिहासिक रूप से सामने आएगा। और उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल में पहले कांग्रेस, उसके बाद लगभग 34 वर्षों तक सीपीएम और पिछले 15 वर्षों से टीएमसी की सरकार रही है, लेकिन इन सरकारों ने राज्य के विकास को कमजोर किया है। और साथ ही जोशी ने कहा है कि जो बंगाल कभी देश की राजधानी हुआ करता था, आज वहां कई मामलों में पिछड़ा नजर आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केंद्र की कई जन कल्याणकारी योजनाओं को राज्य में लागू नहीं होने दिया है। सीपी जोशी ने दावा किया है कि इस बार के चुनाव में भाजपा को अप्रत्याशित समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा है कि उनके आकलन के अनुसार भाजपा 180 से अधिक सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने इस संभावित जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, अमित शाह की रणनीति और पार्टी संगठन के प्रयासों को दिया है। मतदान हो रहा है वो बदलाव का मतदान है। आप देखिए कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस और फिर लगभग 34 साल तक सीपीएम और ये 15 साल टीएमसी, जिन्होंने वहाँ बंगाल जो कभी देश की राजधानी हुआ करती थी, उस बंगाल को हर दृष्टि से कमज़ोर करने का काम किया। और मैं सोचता हूँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोग देखें और प्रदेश की उन्नति की दृष्टि से भी देखें, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें, युवाओं के रोजगार की दृष्टि से भी देखें और वहाँ बिजनेस ग्रोथ की दृष्टि से भी देखें और गरीबों के उत्थान की दृष्टि से भी देखें, तो सब लोगों के मन में एक ही आवाज़ है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने दिल्ली में इतने वर्षों में 12 वर्षों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं दी। आप देखिए कि कई कल्याणकारी योजनाओं को टीएमसी की सरकार ने वहाँ रोक दिया। प्रधानमंत्री आवास और ऐसी किसान सम्मान निधि और ऐसी कई योजना है जिनको जानबूझकर उसका लाभ जनता को नहीं मिले, क्योंकि वो लोग मोदी जी का नाम की माला जपेंगे, मोदी जी का नाम लेंगे, मोदी जी की वाई वाई करेंगे, तो ऐसी कल्याणकारी योजनाएं भी गरीबों को नहीं मिले। इस प्रकार का काम, इस प्रकार का पाप टीएमसी की सरकार ने किया। मैं सोचता हूँ कि प्रचंड बहुमत से कोई कल्पना नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा सीटें
इस बार जो मेरा आकलन है कम से कम 180 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में वहाँ की जनता देने वाली है और ये बदलाव की बयार है। और नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और आदरणीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में जो चुनाव हुआ है, मैं सोचता हूँ और बंगाल की जनता ने, बंगाल के नेताओं ने जो परिश्रम किया है, वहाँ की जनता। बायतू की पंचायत समिति सभागार भवन में बुधवार को राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उपशाखा बायतू ने चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया है। चुनाव में ब्लॉक अध्यक्ष पद पर भंवरलाल मूड निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं ब्लॉक मंत्री पद पर भामाराव प्रजापत और साथ ही जिला प्रतिनिधि मंडल के रूप में किशन लाल मूड का चयन हुआ है और साथ ही संरक्षक पद पर घमंडा राम बेनीवाल एवं अखाराम गोदारा को नियुक्त किया गया है। और साथ ही इसी क्रम में ब्लॉक उपाध्यक्ष पद पर डूंगरा राम सुरात और सुधार और साथ ही ब्लॉक कोषाध्यक्ष पद पर गरेंद्र विराट महिला और साथी प्रतिनिधि के रूप में हेमू चौधरी तथा संगठन मंत्री पद पर चीना राम बेनीवाल निर्विरोध निर्वाचित किए गए। इस अवसर पर बायतू के विकास अधिकारी हिमांशु चौधरी ने नवनिर्मित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।